बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए, हमें सुनने के लिए आए। आपको लगता है कि हम आपको मोटिवेट कर पाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए हमारा दिन, आज का दिन है जो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे सामने शिव बैठे हुए हैं। ये हमारा स्टूडेंट है, इसका सिलेक्शन IOCL और बार्क में गेट के थ्रू हुआ है। वैसे तो PSU में काफ़ी लड़का यहाँ से सिलेक्शन ले चुका है। BIT का लड़का जो पीछे बैठा हुआ है उसे तो पता होगा कि काफ़ी लड़का ले चुका है, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है कि बार्क में पहला सिलेक्शन टेक गुरु से हुआ है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसलिए भी ये एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि इसका जो इंटरव्यू है वो काफ़ी स्पेशल है, वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू इसे बोला जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा स्टूडेंट इसमें अच्छा परफॉर्म किया और उसमें सिलेक्शन किया। शिव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू। आप अपना जर्नी शेयर कीजिए हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। एक्चुअली में जब जर्नी की बात होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जर्नी का स्टार्टिंग कहाँ से होता है। और जर्नी का स्टार्टिंग मेरा गेट का हुआ था 2016 से, जब मैंने पहली बार टेक गुरुज के बारे में सुना और साथ में पता चला कि जो PSUs होती है या गेट से जो रिक्रूटमेंट होती है वो एक ड्रीम जॉब होती है। और साथ में जो कैंपस प्लेसमेंट होती है वो टोटली थोड़ा सा इंग्लिश ओरिएंटेड होती है, जिसमें हमें थोड़ा सी प्रॉब्लम थी, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि गेट्स निकालो, गेट से ही आपको एक ड्रीम जॉब भी मिल रही है और इधर का टेंशन भी नहीं लेना है। और एक और घटना हुई मेरे साथ जो मुझे मोटिवेट करती है कि गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए। जब मकसूद सर थे जो हमारे सीनियर हैं, उनका उस समय BPCL में सिलेक्शन हुआ था, तो हमने उनसे मिलने के लिए जब गए थे तो उन्होंने बोला था कि मुझे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर तक बहुत कम ही कोई जानते थे और फाइनल ईयर में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो अभी पूरा कॉलेज मुझे जानता है। तो सेम केस कुछ मेरा साथ भी था कि मुझे भी बहुत कम ही कोई जानते थे। तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मुझे बहुत कोई जाने, लेकिन हालांकि फाइनल ईयर में यह पॉसिबल तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक उस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई जो मुझे मोटिवेट करती हैं। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेनली जो प्रॉब्लम होती है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए वो होती है कि एक क्लियर फोकस होने के लिए। और यदि आपके पास किसी प्रकार का रीजनेबल रीज़न नहीं होता तो आप उस सक्सेस को नहीं अचीव कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं उसके पीछे आपके पास एक मोटिव होना चाहिए, उसके पास क्लियर आपके पास एक फोकस होनी चाहिए। यदि आप वो फोकस नहीं अचीव कर पाते हैं तो आप शायद कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे उस सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो इसलिए इन सारे मोटिवेशन आप भी अपने लाइफ में उस लक्ष्य को, यदि गोल को कुछ निर्धारित करते हैं तो उसके पहले आप उसको जानिए, उसको समझिए कि आप वो लक्ष्य क्यों निर्धारित किए हैं, तब जाकर आप उस जर्नी को या उस सक्सेस को पाने के लिए कुछ ज़्यादा ही आप अवसर पाएंगे। सक्सेस को पाने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। द सक्सेस एक जर्नी है। अभी जैसे इसका सिलेक्शन बार्क में हुआ है, इसके पीछे जर्नी 2016 में टेक गुरु ज्वाइन किया था। 2016 to 17, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20, 20 to 21, 5 साल की जर्नी लगी है यहाँ तक पहुँचने। तो समझ रहे हैं, अगर आप एक दिन मेहनत कर रहे हैं और दूसरे दिन लग रहा है आपको कि आप बहुत मेहनत कर लिए हैं, इसका मतलब क्या है, आप अपनी गोल को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे कि आपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सर सबसे पहले तो जब भी कोई जॉब वगैरह के लिए सोचता है, यदि इंजीनियरिंग करती है तो जो उसके माइंड में होता है कि हमें जॉब भी लेनी है साथ में। और यदि जॉब लेनी है तो बहुत कोई देखता है कि उसमें जो जॉब ले रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। और साथ में वो कि जब भी वो मीन्स क्या बोलें कि वो सेटिस्फेक्शन के साथ में वो उस ऐसा लगना चाहिए कि उस जॉब में वो रह सकता है, अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो गेट ये मेरे लिए ऐसा था कि मेरे लिए एक ड्रीम जॉब जैसा बन गया था। मेरे दोस्तों ने जैसा बताया कि गेट के बारे में कि जो PSUs हैं या बार्क वगैरह जो भी हैं, तो जिनसे जो सिलेक्शन होता है उसके बाद का लाइफ थोड़ा सा एक बेटर होता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी जो मोटिवेट करती थी कि शायद मैं भी एक
PSU में यदि रिक्रूट हो जाऊँ तो शायद मुझे भी अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेनली मोटिवेट करती थी कि मैं गेट के लिए तैयारी करूँ। बाकी आप लोग कोई क्वेश्चन? Congratulations sir for getting selection in IOCL and BARC, one of the toughest interview of India. सर मतलब क्वेश्चन ये है ना सर, जैसे आप तैयारी कर रहे थे तो सर आप सिर्फ गेट का तैयारी कर रहे थे माइंड में रखते हुए कि सर BARC का तैयारी कर रहे थे, या सिर्फ कंसेप्ट बिल्डअप में आप ध्यान दे रहे थे? सर मतलब क्या था आपका सर अप्रोच कि इतना टफेस्ट इंटरव्यू को आप क्लियर कर पाएँ? मतलब सर कंसेप्ट तो बिल्डअप हुआ ही होगा। व्हाट इज़ योर नेम? सर माय नेम इज़ राहुल भगत सर, आई एम इन थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। थैंक यू राहुल भगत। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने किसी प्रकार से अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, मैंने नॉर्मली एक ही चीज़ पे फोकस किया, वो थी गेट। अब बार्क हो या गेट हो या फिर जितने भी सारे मैंने एग्ज़ाम दिए सबको मैंने सिर्फ गेट के ही पर्सपेक्टिव से दिया है। मैंने मेनली फोकस गेट पे ही किया है और शायद यही वह रीज़न रहा कि मैं गेट में सक्सेस भी रहा, क्योंकि गेट है और दूसरा एक ESC भी होता है, तो बहुत बच्चे ESC की तरफ भी बहुत ज़्यादा प्रीफर करने लगते हैं। तो मैंने सोचा था कि ये एक डिस्ट्रैक्शन जैसा मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाएगा मेरे लिए और ज़्यादा टफ भी हो सकता है। तो मैं उधर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा था और मैं पूरी गेट पे फोकस करना चाह रहा था। तो एक क्लियर फोकस होना चाहिए कि हमको करना क्या है, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बार्क के लिए मैंने किसी प्रकार से एक्स्ट्रा करिकुलर या एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की, मैंने मेनली गेट पे ही फोकस किया और जो इंटरव्यू थी उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत फोकस किया। उसके अलावा मैंने बार्क के लिए कभी भी उतना बढ़िया से फोकस नहीं किया। सर और एक चीज़ है, जैसे सर आप 2K19 पास आउट हैं, तो सर 2K19 में ऐसा क्या मिस्टेक आपसे हुई थी या क्या मतलब आपको लगा कि कुछ कमी रह गई है जो कि आप 2K20 में सर आप उसको पूरा कर पाएँ, तो मिस्टेक को आप हटा मतलब नेगलेक्ट कर पाएँ? सर क्या रह गई थी सर वो मिस्टेक, तो बता सकते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ आता था कि मेरा एक्यूरेसी और स्पीड दोनों में मैनेज नहीं कर पाता था मैं। यदि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाता था तो एक्यूरेसी घट जाती थी, और यदि स्पीड घटा देता तो एक्यूरेसी तो बढ़ती थी लेकिन फिर अटेम्प्ट बहुत कम होता था। तो ये मैनेजमेंट करने के चक्कर में ही मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था और मार्क्स मेरा टेस्ट में उतना अच्छे से बहुत बार नहीं आ पाता था। तो जब एक साल जब मैंने ड्रॉप आउट लिया तो उस समय हो सकता है कि कुछ अच्छा प्रैक्टिस होने की वजह से प्रैक्टिस और बिल्डअप होते गया, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होती गई, तो वो दोनों साथ साथ आते गए और दोनों एक्यूरेसी भी साथ में और स्पीड दोनों बनी। तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि 2020 में मेरा ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस रहा। थैंक यू सर। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेसन सर। सर वो 1 ईयर में सर आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे थे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे थे? ऐसा है कि एक चीज़ पे आप फोकस नहीं कर सकते हैं, दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप उस क्वेश्चन को तुरंत कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। तो जब तक क्वेश्चन के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट भी नहीं समझते जाएंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी, बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। सर तो दोनों पैरेलल करना पड़ता है हमेशा। रेफरेंस बुक देखते थे या फिर जो रेफरेंस बुक मैंने जनरली रेफ़र नहीं किया, मैंने टेक गुरुज के नोट्स को ही हमेशा रेफ़र दिया है पहले। और बुक वगैरह हम सजेस्ट करेंगे ज़्यादा ना ही पढ़ें, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम रहता भी नहीं है और दूसरा कि बुक में बहुत ज़्यादा लेंदी भी होता है। तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होती हैं जिस कॉन्सेप्ट में, वहाँ पे बुक रेफ़र करें, बाकी टाइम नोट्स वगैरह से ही पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर ऐसा सब कोई बोलता है कि नोट से सर इंटरव्यू इस समय प्रॉब्लम होता है, तो आपको फेस ऐसा कुछ नहीं लगा सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यदि आप क्लास कर रहे हैं, टेक गुरुज में नोट्स हैं आपके पास तो, और आप क्लास में अटेंटिव रहते हैं, तो यहाँ पे उतने सफिशेंट क्वालिटी मिल जाएगी आपको कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना जो दिया जा रहा है उसे ध्यान में रखना होगा। आप ये ना सोच के चलें कि सिर्फ मुझे क्वेश्चन बनाने हैं। यदि आप उसके साथ उसके जो कॉन्सेप्ट भी दिए जा रहे हैं उसको भी आप साथ में रखते जाएंगे तो आपके पास रहेंगे उतने कॉन्सेप्ट। सर रिटर्न निकालने के बाद जब इंटरव्यू होने वाला था आपका, तो उस बीच में आपने क्या रेफ़र किया था सर पढ़ने के लिए? मैंने बुक उसमें भी रेफ़र नहीं की, मैंने थोड़े बहुत यूट्यूब्स के वीडियो भी देखे हैं और जनरली मैंने अपने नोट्स को ही रिवाइज़ किया है। मैंने हमेशा से कॉन्सेप्ट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था, तो मैंने जो सर बताते थे तो क्लास में भी मैं कुछ कॉन्सेप्ट यदि सर नहीं भी लिखवा रहे होते हैं तभी मैं उसको किनारे से नोट डाउन करके लिखा रहता था, ताकि वो मैं बाद में कभी उसे देख सकूं और मुझे याद रह सके वो कॉन्सेप्ट वगैरह। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते थे या फिर लॉन्ग नोट्स पूरा रिवाइज करते थे? सर मेरा मानना था कि शॉर्ट नोट्स मैं जल्दी प्रीफर नहीं करता था। ऐसा मेरा खुद का परसेप्शन था कि यदि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा तरीके से गेट में है तो आप छोटे मोटे फार्मूला तो नहीं भूलेंगे। मैं जनरली उस बात पे फोकस करता था जो शायद थोड़ा सा मुझे अच्छे से समझ में ना आया हो या फिर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो, तो मैं उनको नोट डाउन कर रहा था। बाकी मैं शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो जब भी टेस्ट सीरीज़ देते थे सर तो उसमें लॉन्ग नोट्स पूरा रिवाइज कर लेते थे?
नहीं, एक्चुअली में यदि आप प्रिपेयर लगातार करते जा रहे हैं तो आपको एक ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट है तो आपको शुरू से लास्ट तक रिवीजन करने की ज़रूरत है। अच्छा। जो भी है आप लगातार कंटिन्यूटी में हैं तो आपका फ्लो बना ही रहेगा, आपको सब सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने नोट डाउन किए थे, मैंने बोला कि जो हमको लगता था कि थोड़ा ट्रिकी है या फिर उतने अच्छे से समझ में नहीं आया या फिर जब मैं टेस्ट दूंगा तो शायद हो सकता है कि उस चीज़ को मैं कवर अप ना कर पाऊँ, तो मैं उसको ही सिर्फ देखता था। जो टेस्ट सीरीज से सीखते थे उसको सर लॉन्ग नोट्स में इंक्लूड करते थे? नहीं, ऐसा नहीं था कि लॉन्ग नोट्स में इंक्लूड करना है वगैरह, उसको मैं एक अलग नोट डाउन करता था। जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह है, टेस्ट सीरीज की एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट हमको तो लगता है कि टेस्ट सीरीज है, क्योंकि वो तुमको कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी करवाएगी। और यदि आप टेस्ट नहीं देते तो आपको लगेगा कि मैंने जो पिछला पढ़ा है वो भूल गया हूँ। आप टेस्ट देते रहेंगे, उसमें मार्क्स आते रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें मार्क्स आ रहे हैं, मतलब अभी भी तैयार है मेरा ये चीज़। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ रहता है कि आप टेस्ट दें, उसके साथ में वो आपको डिफरेंट सिचुएशन को भी टैकल करने का ऑप्शन देता है। आपको डिफरेंट टेस्ट सीरीज आएगी, कभी डिफ़िकल्ट रहेगी, कभी ईजी रहेगी, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे, नए क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो टेस्ट सीरीज से ये फ़ायदा होता है कि आप सारे सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। सर आप कौन कौन से टेस्ट सीरीज लिए थे सर फाइनल में? जनरली तो मैंने टेकग्रूज का जो यहाँ पे क्लासरूम में होता है वही दिया था। और मैंने एक मेडीजी का टेस्ट हमेशा मैं प्रीफर करता हूँ, तो मैंने मेडीजी का टेस्ट सीरीज दिया था। सर तो दोनों से जो लर्निंग होता था उसको अलग नोटबुक में लिखते थे यहाँ पे? हाँ, मैंने उसको अलग करो या साथ में करो, उसको वहाँ करो जहाँ से आप तुरंत रेफ़र कर सकते हो आसानी से। अच्छा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप कहीं भी लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर आप जब फाइनल ईयर में दे रहे थे अटेम्प्ट तो उस टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था? हाँ, सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है। यदि सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो गेट ऐसा है कि इसमें सिलेबस आप छोड़ नहीं सकते हैं। सिलेबस सर आप किस मंथ तक सिलेबस कंप्लीट कर लिए थे, मतलब फाइनल ईयर में? नवंबर या दिसंबर तक में कंप्लीट हो गया था सर। फिर फुल लेंथ कब से देना स्टार्ट किया था, मतलब उसी टाइम से, नवंबर से? फुल लेंथ एक्चुअली में उसी टाइम में ही देना स्टार्ट कर सकते हो जिस समय आपको लगता है कि आप तैयार हो, आप दे सकते हैं। हालांकि मैंने वही नवंबर दिसंबर में ही स्टार्ट किया होगा फुल लेंथ देना। अच्छा। और सर टॉपिक वाइज हर जब पढ़ते थे तभी देते थे या फिर पूरा पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज? तो एक्चुअली में था कि मेरा मानना था कि यदि आप टेस्ट दे रहे तो उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एनालाइज करना, क्योंकि टेस्ट उसी के लिए है ही। यदि आप उसका एनालिसिस बढ़िया से नहीं कर पाते तो टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ सर। तो जो मैं टेस्ट देता था तो मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट देने का फोकस नहीं करता था। मैं सोचता था कि जो भी टेस्ट दूँ उसको बढ़िया से एनालाइज करूँ। तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज टेस्ट को बहुत स्किप करता था। जो सब्जेक्ट्स मेरे लिए डिफ़िकल्ट होते थे, जो लगते थे कि उसमें शायद मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है या फिर मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं उस हिसाब से उसका ही टेस्ट देता था। बाकी जिसमें लगता था कि थोड़ा सा हम उसको मैनेज कर सकते हैं तो उसको उसका टेस्ट हम टॉपिक वाइज नहीं देते थे। फुल लेंथ वाला जो होता था, एक होता है 50 मार्क्स का जो पूरा सब्जेक्ट वाइज रहता है, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता था। तो वो उसके सारे दिए सब्जेक्ट वाइज, और जो सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा वीकनेस आई उसका मैंने टॉपिक वाइज दिया, और फुल लेंथ मैंने सारे दिए। सर वेरी कंग्रेचुलेशन टू यू। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप IIT का प्रिपरेशन किए थे? थैंक यू। और IIT का प्रिपरेशन तो हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट करता ही है। कोई भी यदि बीटेक में जाने के लिए आता है तो वो IIT का तैयारी करता ही है जनरली। लेकिन एक्चुअली में था कि मैं झारखंड बोर्ड से था, और वहाँ पे हम लोग का जो गांव का माहौल है कुछ ऐसा है कि साइंस लेना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम लोग को उतना पता नहीं चलता था कि IIT वगैरह क्या होता है, JEE मेंस JEE एडवांस क्या होता है, उतना ये नहीं पता चलता था। तो जब 11th 12th में गया तो मुझे पता चला था JEE मेंस और JEE एडवांस के बारे में। तो पहले तो उतना उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह तो कुछ पता नहीं रहता। तो उसमें क्या हुआ था कि 12th में जब पास आउट हो गया तो उसके बाद मैंने स्पेशली जाके JEE एडवांस की तैयारी स्टार्ट की थी। तो मुझे पता चला था कि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन पहले से थी नहीं कुछ भी। और बहुत सारे बच्चे तो होते हैं कि 9वीं 10वीं से ही आते हैं, मैक्सिमम बच्चे तो 10th के पास आउट होने के बाद ही टारगेट करने लगते हैं कि मुझे IIT JEE एडवांस वगैरह देना है। तो उस वजह से चूँकि मेरा प्रिपरेशन कुछ लेवल तक था ही नहीं, तो वहाँ पे मैं बुरी तरह से फेल हुआ। और वो फेलियर मुझे यहाँ गेट वगैरह में काम आया कि मैंने जो गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो थोड़ा सा मैंने पहले स्टार्ट किया था। तो सर क्या आप ऐसा कोई टिप्स दे सकते हैं कि जिससे मैं IIT में सेलेक्ट हो जाऊँ? पहला बात कि कोई दूसरा कोई ऐसा कोई टिप्स या ट्रिक्स बता नहीं सकता कि आप कैसे सक्सेस कर सकते हो। आपको खुद के पास्ट को देखना पड़ेगा कि आपका पास्ट में क्या सिचुएशन आई, कैसे आपने इसको टैकल किया है। और वो आप क्योंकि एक सक्सेस यदि बोले तो मंजिल का कई रास्ते होते हैं,
वो रास्ते इतने होते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर रास्ते को नहीं पकड़ सकते, वो रास्ता आप खुद चुन सकते हैं। वो किसी दूसरे के जरिए को मतलब किसी दूसरे का आप यदि फॉलो करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी ये 10th में, क्या नाम क्या आपका? संजना कुमार। ये अभी 10th में जाएगी? नहीं सर, हाँ 10th में अच्छा जाएगी। 9th में। तो 9th से किस हिसाब से करना चाहिए ये IIT का प्रिपरेशन अच्छे से करवाए? तो ये तो चूँकि IIT का नाम ही है एडवांस लेवल, तो ये तो एक्चुअली में है भी एडवांस लेवल में। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी करना है और साथ में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो दोनों को आपको साथ में लगाते रहना है। तो उसमें आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है। आप सबसे पहले तो कोई कोचिंग वगैरह में यदि जाते हैं तो आपको एक बेनिफिट होता है कि थोड़ा सा आपको क्लियर डायरेक्शन मिलता है, आपको जब ज़्यादा सिलेबस डिफाइंड लगभग मिलेगी। और फिर साथ में टेस्ट वगैरह आप देंगे तो टेस्ट के बेनिफिट्स तो मैंने बताए कि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि अभी आप किस पोजीशन पे हैं, आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मेनली हम वही कहेंगे कि अभी आपके पास बहुत लंबा जर्नी तय करना है। उस जर्नी में भी आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो आपको बताते जाएंगे कि आपको और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। Very congratulations to you for selecting in India's toughest interview in BARC. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में बार्क का मीनिंग क्या है? थैंक यू सिद्धार्थ। बार्क का मीनिंग मतलब यदि बार्क का यदि फुल फॉर्म देखो तो है इसका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये एक रिसर्च ओरिएंटेड सेंटर है। इसका मीनिंग ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ओरिएंटेड है आपके रिसर्च के लिए, एटॉमिक पावर्स के रिसर्च के लिए, कि आप एक एटॉमिक पावर्स का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो पावर जनरेशन में कर सकते हैं या फिर किसी प्रकार का डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है तो डिफेंस में भी उसका यूज़ कर सकते हैं, वेपन्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स जो भी है। तो इन सबसे रिलेटेड ये पूरी तरह की रिसर्च ओरिएंटेशन है। थैंक यू सर। ओरिएंटेशन सर हम क्लास 12 में, मेरा नाम सुमित है सर। आपसे ये क्वेश्चन है मुझे कि हम 12 में अभी JEE मेंस के लिए हम किस टाइप से एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कि पढ़ाई किस टाइप से करें, कि आप थोड़ा रीज़न। हाँ, मतलब आप क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि पढ़ाई हम कैसे करें कि हम JEE मेंस निकाल अच्छा परफॉर्म कर आप अच्छा फॉर्म करते हैं। पहले तो थैंक यू। और दूसरा बात कि JEE मेंस ही आपको टारगेट करना है, JEE एडवांस भी टारगेट करना है? हाँ सर, एडवांस दो भी कुछ भी एक टारगेट। ये तो सबसे ज़रूरी यही बात होती है कि फोकस आना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे JEE मेंस है और JEE एडवांस है, वैसे ही एक गेट और ESE भी होती है। तो मैंने ESE पर बिल्कुल ही फोकस नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ESE के चक्कर में हो सकता है कि गेट भी ना निकले। तो यदि आपको JEE एडवांस भी निकालनी है, आप फोकस हैं क्लियर, तभी आप JEE एडवांस की तरफ जाएँ। तो यदि आपको लगता है कि JEE मेंस ही सफिशिएंट है मेरे लिए, तो आप JEE मेंस का ही पूरा कम्प्लीटली फोकस करें। ठीक सर। तो आपको JEE मेंस यदि मेनली फोकस करना है तो JEE मेंस से फोकस कीजिए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका अभी तो 12th में ही है। हाँ सर। तो 12th में तो आपके पास उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बहुत लेंदी बुक्स वगैरह पढ़ें। तो आप सिंपली से कोई कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, तो कोचिंग्स आपको नॉर्मल जो है सिलेबस डिफाइंड है, उसमें आपको सारी चीज़ें तो आपको बताई जाती हैं। टेस्ट वगैरह आप दे सकते हैं। और भी जो भी मैंने बोला कि अपने पास्ट को भी देखिए कि उसमें आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स किए हैं, आप मेहनत कैसे कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आपको कौन सी चीज़ें में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो आप खुद से ही आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप बेटर करने के लिए आपको कौन कौन से पाथ में जाना चाहिए। और सर कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा परफॉर्म करे कि JEE मेंस या एडवांस कुछ निकाल सके, सबसे बेस्ट? एक्चुअली में उसमें हम जहाँ तक मुझे याद है कि केमिस्ट्री जो होती है वो थोड़ा सा मतलब इजी होती है, उसमें स्कोरिंग होती है JEE मेंस के लिए। तो केमिस्ट्री पे आप फोकस, थोड़ा सा टफ फिजिक्स रहता है उसमें। तो लेकिन एक्चुअली में आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं कि आप केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, फिजिक्स में थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको फोकस तो सब पे करना ही पड़ेगा। एक मिनिमम लिमिट होगी, उस लिमिट से आप नीचे रहेंगे तो आपको फिर वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। तो वो यदि आप एक सब्जेक्ट में भी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब कर देते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको तो ये सब समझ के नहीं चलना चाहिए कि मुझे केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करना है या फिजिक्स में ज़्यादा फोकस करना है। आपको जो भी कॉन्सेप्ट जो लग रहे हैं या फिर आपने जो प्रीवियस ईयर देखे होंगे उनके पेपर्स वगैरह, उसके क्वेश्चन एनालाइज किए होंगे, उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए कि कौन सा मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। और ये केमिस्ट्री पे या फिर फिजिक्स पे स्पेशल ज़्यादा फोकस करना है या नहीं करना है,
इस बात पे मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक, थैंक यू सर, सबको बराबर देखना चाहिए। थैंक यू सर। सर मतलब थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है सर कि मतलब सर अपना शेड्यूल क्या था सर जब आप कॉलेज में थे 3rd ईयर में? तो सर मतलब हॉस्टल में सर फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब सर क्राउड भी रहते हैं, रूम में फ्रेंड्स आते हैं डिस्कशन करने के लिए, तो सर उस समय सर अपने आप को कैसे मैनेज किए सर आप, मतलब फोकस किस तरह से रख मतलब पा रहे थे सर आप हॉस्टल में? पहला बात कि फ्रेंडशिप जब होती है तो वो ऐसा नहीं होता है कि वो नुकसान के लिए होती है, Yes, वो जनरली वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते Yes, हैं। जैसे यदि आप फ्रेंडशिप में हैं तो कुछ आप अपने फ्रेंड्स की क्वालिटीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। वो जनरली ऐसा होता है कि आप कोई भी इंसान परफेक्ट होता नहीं या Yes, फिर कंप्लीट होता नहीं है, Yes, उसके पास कुछ ना कुछ होती है कि उसे दूसरी क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए वो अपने दोस्तों की तरफ देख सकता है कि उनके पास क्या क्वालिटीज़ हैं जो उसको थोड़ा सा मेहनत उसमें वो एक्सेल कर रहे हैं, आप उनकी क्वालिटीज़ को देखिए। और मैनेज करने की बात जहाँ तक रही कि कैसे मैनेज करना है, तो वो तो आप कर सकते हैं, उतना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता कि आप यदि कहेंगे कि नहीं मुझे पढ़ना है तो आपको कहेंगे नहीं मुझे नहीं आप रोक के ही रखेंगे, तो ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, वो तो आप खुद कर सकते हैं। सर ऑन एन एवरेज सर आपका क्या मतलब स्ट्रेटेजी था इधर सर ड्रॉप आउट में, मतलब कितना आवर्स आप दे रहे थे सर स्टडीज़ को? वो तो एक पर्सनल आदमी पे डिपेंड करेगा कि वो कितना देना चाहता है या फिर कितना दे रहा है, कि उसे लगेगा कि मुझे लगता था कि मैं 6 आवर तक दे रहा हूँ तो मुझे लग रहा था कि ठीक है मैं अपने प्लेटफॉर्म पे हूँ, मुझे उतना मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो मुझे मैं 6 घंटे में सफिशिएंट उसको मान के चल रहा था, लगभग ऑन एवरेज मैं 6 घंटे दे रहा था। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी था कि कंसिस्टेंटली देना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि एक दिन मैं 12 घंटा पढ़ लूँ और अगले दिन मैं कुछ ना पढ़ूँ, तो ये मैं नहीं कर रहा था। मुझे कंसिस्टेंसी के साथ मुझे पढ़ना था, वो मैं कर रहा था। और स्ट्रैटेजी की बात करें तो ज़रूरी ये भी है कि आप कंप्लीट नींद लें, मतलब स्लीप यदि आपके कंप्लीट नहीं होता तो फिर पढ़ाई में फोकस नहीं रहता। आप 6 घंटा 8 घंटा बैठे रहेंगे लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, वो भी एक फ्रेश माइंड के साथ। यस सर। तो उसके लिए कंप्लीट स्लीप लें वगैरह, और जितने भी आपके रिफ्रेशमेंट होने हैं, आप बीच में गैप लें, जो भी लेना है वो ले सकते हैं, वो क्लियर रखें कम से कम पढ़ाई के दौरान। यदि आप पढ़ाई करना है तो आपको पूरा माइंड बॉडी पूरा रखना चाहिए, तभी आपका बेटर 6 घंटा का यूटिलाइजेशन हो सकता है। थैंक यू सर। सर कॉलेज में प्लेसमेंट के दौरान भी सर जैसे नवंबर दिसंबर से पीक में रहता है प्लेसमेंट के लिए, बहुत सारी कंपनी आती है सर, डिस्टर्बेंस तो उस समय भी होती है, लगता है माइंड फ्लक्चुएट कर रही है, प्लेसमेंट में जाएँ या गेट है, फिर सेमेस्टर एग्जाम भी रहती है सर आप लोगों से, उस समय सर आप मतलब प्लेसमेंट में क्या इन्वॉल्व हुए थे या फिर? प्लेसमेंट में तो इन्वॉल्व होना ही था, क्योंकि चूँकि सबको आखिरकार जॉब चाहिए। यस सर। तो एक ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है कि मुझे गेट में ही, या फिर कोई श्योर तो नहीं रहता है कि मुझे मेरा गेट में होना ही है। तो आप हो सकता है कि थोड़ा देर के लिए आप सोचें कि आपको कैंपस प्लेसमेंट में की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन आपको मेन यदि फोकस गेट है तो मैं तो चाहूँगा कि, या फिर मैं कहूँगा कि आप गेट के ही फोकस करें। मैंने कैंपस प्लेसमेंट का इंटरव्यू जरूर दिया, कैंपस प्लेसमेंट इन्वॉल्व जरूर हुआ, लेकिन मैंने कभी गेट को पीछे छोड़ कर नहीं किया। मैं उसके अलावा यदि कर सकता था तो मैंने उतना किया। गेट छोड़े नहीं सर आप? गेट को बिल्कुल कभी एक दिन के लिए भी मैंने छोड़ा नहीं था। और यदि आप छोड़ते हैं तो फिर हो सकता है ये आपको बताता है कि आप उतने ज़्यादा फोकस नहीं है। यस सर, फोकस तो नहीं। यदि आपको फोकस है, आप तो फोकस है, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट होगा और तभी आप उतना फोकस कर पा रहे हैं। यस सर। और यदि फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर ये आपको कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप शायद कुछ लैक कर रहे हैं उस गेट के जो आपका मेन जो टारगेट है उससे। तो मैं कहूँगा कि आप मेनली यदि कैंपस की तरफ जाना चाहते हो तो कैंपस की तरफ ही जाइए, या फिर यदि आपको गेट की तरफ जाना है तो गेट की तरफ जाइए। दोनों के बीच में रखेंगे तो आप शायद थोड़ा सा लैग करेंगे कहीं भी। सर आप ट्रेनिंग किए थे सर, वोकेशनल ट्रेनिंग कहीं पर? हाँ गए थे, समर ट्रेनिंग में हुआ था, एंड ये DVC में, कोडरमा में। तो उसका इंपॉर्टेंस होता है सर इंटरव्यू में ट्रेनिंग का, मतलब? हाँ वो इम्पोर्टेंट हो सकती है कहीं, हालांकि मेरा जो IUCL का इंटरव्यू था या फिर बार का इंटरव्यू, दोनों में कहीं भी नहीं पूछा था। और ट्रेनिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन NTPC वाला इंटरव्यू में मेरा पूछा था। तो ये जनरली आप मान के चलिए कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जनरली हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है एटलीस्ट। सर और एक हम लोगों में मिथ है सर कि अंडर 200 या 300 आ जाएंगे तो सर इंटरव्यू का रोल उतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्या ये सर है? ये मिथ नहीं, एक्चुअली में रियलिटी भी है कि आपको यदि 200-300 के अंदर आता है तो जनरली हो जाता है। लेकिन क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप 200-300 के अंदर आ रहे हैं तो आपके पास उतना कम से कम नॉलेज है कि तभी उतना आ रहा है, इंटरव्यू में हो जाएगा। हाँ, अब इंटरव्यू में आप यदि थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं तो इंटरव्यू हो जाता है। हालांकि आजकल के PSU थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, इंटरव्यू में भी थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ रही है। NTPC का इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा खासा डिफिकल्ट है सर, और IUCL का उतना कुछ खास नहीं था।
तो ये वेरी करता है PSUs के पर भी कि आप वो इंटरव्यू कैसा ले रहा है, थोड़ा बहुत आपके लक पर भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कैसे आपके पास आ जा रहे हैं। तो उस उधर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मेनली अभी आपको यदि गेट है तो गेट पे ही फोकस कीजिए, इंटरव्यू वगैरह आपका हो जाता है। आपका यदि 600-700 भी रैंक है तब भी तो हो सकता है कि आप फिर उधर फिर इंटरव्यू में आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो वो सर 1 मंथ आफ्टर सर 14 फेब को सर हमारा गेट का एग्जाम है सर, मतलब इस बार तो 3rd ईयर भी दे रहे हैं सर। तो उसमें सर मतलब क्या आपके लिए सर मतलब कुछ रहेगा की पॉइंट सर, मतलब जो हेल्पफुल हो मेरे लिए सर अभी? तो सबसे पहला तो मैं ये बोलूँगा कि आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, Yes, sir. आपके पास बहुत सारे वाइड ऑप्शंस नहीं है, आप कुछ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। Yes, sir. तो आपने जो अभी तक प्लान किया है उसी प्लान पे स्टिक करें, Yes. क्योंकि मैंने पहले ये बोला कि सक्सेस के लिए कई रास्ते होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे का ही रास्ता फॉलो Yes, करें। वो खुद का रास्ता आपको बस उसको इम्प्रूव करते जाइए। और दूसरा कि आप टेस्ट वगैरह जो दे रहे हैं Yes, उस पर थोड़ा सा अच्छा से फोकस कीजिए। टेस्ट और क्वेश्चंस को कुछ आप जो टेस्ट में क्वेश्चंस दे रहे हैं तो ऐसा होता है कि इस टेस्ट में जो क्वेश्चंस दिए अगले टेस्ट में भी यदि वही क्वेश्चन आता है तो लगता है कि पिछला बार मैंने अच्छे से किया ही नहीं था, इसलिए ये टेस्ट भी मेरा ये क्वेश्चन भी मतलब उस क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाहट होने लगती है। यस सर। तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको यदि क्वेश्चन लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है और वो आ सकती है या फिर जो भी है, तो उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें ताकि अगली बार जब उसको देखें तो आप उसमें हड़बड़ाहट ना आके कॉन्फिडेंस आए कि मेरा एक क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। यस सर। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ना कि हड़बड़ाहट। यदि हड़बड़ाहट आती है तो यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि गलत हो जाएंगे, या फिर तो यदि उस क्वेश्चन गलत नहीं होती है तो अगले क्वेश्चन जो कि ईजी होंगे उसमें आप गलत कर देंगे, क्योंकि हड़बड़ाहट आपके मन में रहेगी। तो कॉन्फिडेंस वही रहेगा तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो खराब होने वाला था वो भी अच्छा हो जाए। यस सर। और एक सर हमको डर लगता है सर वर्चुअल कैलकुलेटर को लेकर के, तो क्या सर मतलब यदि प्रैक्टिस गेट सफिशिएंट हो के- जाने के बाद सर वर्चुअल कैलकुलेटर कोई रोल प्ले करता है? गेट के पर्सपेक्टिव से देखा तो वर्चुअल कैलकुलेटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतना आप यदि टेस्ट दे रहे हैं सफिशिएंटली तो जितना कैलकुलेशन होगा वो आप आराम से कर लेंगे, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं करती है? नहीं प्रॉब्लम आएगी। हमको भी ऐसा प्रॉब्लम लगता था कि ये माउस से क्लिक करना Yes, पड़ता sir, है, yes, sir. कीबोर्ड देना चाहिए था, Yes, sir. ये लगता था लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप टेस्ट देते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर और एक सर मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत सर बार्क में सर आपका इंटरव्यू सर मतलब मोर देन 1.5 आवर चला, तो सर उसका मतलब क्वेश्चन का क्या सर मतलब था, फार्मूला बेस्ड था या कंसेप्ट बिल्डअप में था? या एक्चुअली practical था? में ऐसा था कि बहुत कोई बार का इंटरव्यू में जैसे कि सब कोई टीचर्स वगैरह या फिर मैंने यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखा था तो वहाँ पे पता चला था कि जनरली वो सारे सब्जेक्ट चूज करते हैं, जैसे कि सॉम, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या REC, या फिर ऐसे ही नॉर्मल जो कि बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वही सारे सब्जेक्ट चूज करते हैं, क्योंकि लोगों का मानना होता है कि यदि बार्क में आप इंटरव्यू के लिए जाते Yes, हैं sir. और यदि आप टफ सब्जेक्ट जैसे कि टॉम, आईसी इंजन, मशीन डिजाइन या फ्लूइड मशीन वगैरह चूज करते हैं तो एप्लीकेशन पार्ट है ज़्यादा, तो आपका क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट वाइड रेंज में चल जाता है, क्योंकि बार्क जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही बहुत ज़्यादा पूछता Yes, है। sir. तो आपको यदि उन एप्लीकेशन से यदि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने लगता है तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। यस सर। तो लेकिन चूंकि मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन था कि मैं आईसी इंजन और पावर प्लांट वगैरह ही पढ़ा हुआ था, यस सर। और मैंने बहुत बढ़िया से बार के लिए उतना टाइम दे नहीं पाया था, Yes, sir. जो भी रीजन था, तो मैं आईसी इंजन वगैरह ही मैंने बोला था उनको। तो हो सकता है कि उनके पास वो एक नया टॉपिक मिला हो जिनके पास उनके पास कुछ क्वेश्चंस अच्छे खासे पड़े हुए थे समझिए था, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे और मेरा तैयारी भी ठीक ठाक ही था, तो मैंने उनके क्वेश्चन ज़्यादा किए। तो आईसी इंजन में मेरा करीबन 50 मिनट का सिर्फ आईसी इंजन ही चला था मेरा। 50 मिनट सर? हाँ, लगभग 45-50 मिनट मेरा आईसी इंजन ही चला था। तो हो सकता है कि ये एक फैक्टर रहा होगा कि उनके पास भी ज़्यादा क्वेश्चन था और मेरी तैयारी उतनी अच्छी लगभग थी कि मैंने कुछ क्वेश्चंस अच्छे से दिए जवाब, तो इसलिए वो 1.5 घंटा के पार चला गया। थैंक यू सर मतलब बताने के लिए। थैंक यू सर। Very very hearty congratulations for getting selected in IOCL and BARC. So my name is Suraj and I am studying in class 12th. My question for you is that how you have got the confidence for GATE after not getting selected in IIT? थैंक यू सूरज। सबसे पहला बात कि कॉन्फिडेंस जो एक ऐसा चीज़ है कि वो कोई मिरेकल से आता नहीं है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके पास इंक्रीज होता है। अब मुझे तो अभी भी लगता है कि मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी प्रकार से, जैसे कि अभी भी मैं, तो मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वो ग्रेजुअली आपके पास आती जाती है, जैसे जैसे आप सिचुएशन को टैकल करते हैं वैसे वैसे ही आपके पास खुद ब खुद वो आती जाएगी। उस पर थोड़ा सा आप इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपना पास्ट को भी देख सकते हैं, जो कि मैंने हमेशा फोकस किया है कि आप अपना पास्ट को ही देखें। आपके सारे सवालों का जवाब आपको पास्ट ही देता है कि आपको क्या करना है, आगे कैसे करना है।
यदि आपको कहीं लगता है कि ये इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके पास का प्रॉब्लम क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सॉल्यूशन से कि आप सॉल्यूशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। अब यदि आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपके पास क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहे हैं। यदि आप ये क्लियर कर पाएंगे कि मेरे पास प्रॉब्लम ये है, तो आप उसका सोल्यूशन जरूर ले पाएंगे। सर जैसे आप सर प्रिपरेशन के टाइम में सर बहुत टाइम ऐसा फेज आता है सर जिस टाइम लगता है सर कॉन्फिडेंस डाउन टाइम, जैसे फ्रेंड्स का प्लेसमेंट होने वाला है सर और बहुत सारा दूसरे लोग कर रहे हैं सर, और बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा गेट में, कुछ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपका प्रिपरेशन टाइम में सर ऐसा कभी कोई स्टेज आया था जिस टाइम लग रहा था कि इसमें नहीं करना चाहिए, अब दूसरा स्विच करना चाहिए? ये तो कॉमन है, सबके साथ ऐसा होता ही है कि उसे लगता है कि शायद मेरा गेट नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत ही कॉमन थिंग है। तो इसको सर कैसे ओवरकम करते थे सर? तो ओवरकम करने का सबसे बढ़िया तरीका यही तो मैंने बोला कि टेस्ट है। यदि आपका टेस्ट में देख रहे हैं कि आपका कंसिस्टेंटली मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, रैंक अच्छे आ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बनेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है आप खुद का भी कुछ एटीट्यूड होना चाहिए कि आप खुद में आप कॉन्फिडेंस में रहें। यदि आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपका टेस्ट में, सिर्फ टेस्ट में नहीं बल्कि आपका एक्चुअल गेट के रिजल्ट में भी पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको तो देखना पड़ेगा कि आप कैसे उस कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं। आप सबसे अच्छा तरीका जो है वो गेट टेस्ट ही है। टेस्ट को ही आप अच्छे से देखें, टेस्ट के ही मार्क्स और रैंक में ही आप उनको देख सकते हैं। वो आपके लिए एक अच्छा पैरामीटर भी है कि आप किस पोजीशन पे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर भी वही है। सर आपके FLTs में कितने अराउंड आते थे? फुल लेंथ वाले में? हाँ सर, फुल लेंथ वाले में 75 के अराउंड लगभग आते थे मेरे। सर मतलब इंग्लिश को लेकर भी थोड़ा डर लगता है सर, मतलब कि इंग्लिश का मतलब थोड़ा सा लगता है कि मार्क्स मतलब टेस्टेज देते हैं ना टेक गुरु का, तो इंग्लिश का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते सर, तो उसको सर मतलब देखो एक्चुअली में इंग्लिश तो मेरा भी बहुत पहले से वीक है, मैंने पहले ही बता दिया है। और मैंने इंग्लिश के लिए भी कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया गेट के क्वेश्चन के लिए। तो गेट के क्वेश्चन में ये देखोगे तो मेनली इंग्लिश कम होती है और ज़्यादा होती है कि आप टेक्निकल वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश जो होती है वो जनरली ऐसा होता है कि आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं, जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग वाली। तो उसमें आपको प्योर इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें आपको पढ़ना होता है, उसको आपको समझना होता है, आप वो पढ़ के समझ सकते हैं और उसका आंसर कर सकते हैं। कुछ हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन जनरली जो होती हैं वो अटेम्प्ट हो जाती हैं। यदि आप थोड़ा बहुत जो टेस्ट में देते जाते हैं उसी समय आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो वो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि उसमें जो एडजेक्टिव वगैरह है या फिर प्रीपोजिशन वगैरह वो फिलअप करने के लिए एक दो क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन उससे आते हैं और एक दो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको माइंड से आता है, मतलब आप उसको पढ़ते हैं, जो नॉर्मल बिहेवियर है उसी से आपका बन जाएगा। तो वो इंग्लिश में भले काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में इंग्लिश ना भी कहें तो भी चलेगा, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग जो होती है वो इंग्लिश कम और ज़्यादा आपका एप्टीट्यूड ही है। तो वो उस पर आप टारगेट कर सकते हैं। इंग्लिश प्योर इंग्लिश 1 या 2 मार्क्स का ही मैक्सिमम रहेगा। सर आप शॉर्ट नोट्स स्पेसिफिक बनाए थे सर सारा सब्जेक्ट का, जो बोला जाता है कि सर मैंने पहले बोला मैंने शॉर्ट नोट ज़्यादा प्रीफर नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि शॉर्ट नोट्स में एक्चुअली नॉर्मल फार्मूला ही लिखना होता है, और यदि आपका प्रिपरेशन लेवल उतना अच्छा है तो आप फार्मूला वो सारे नहीं भूलेंगे, ऐसा मेरा मानना था। हो सकता है कि ये आप किसी दूसरे का अलग परसेप्शन हो। हाँ यस सर। एट लास्ट अब ये बता दो, अभी गेट का एग्ज़ाम है आपका 1 महीने बाद, उसमें आपको 1 महीने में मेनली किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जैसे किस जैसे 1 महीना है ना अब, ये सर 1 महीने में अभी लास्ट मंथ में किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से तो सर किसी को भी अपना जो नेचुरल बिहेवियर है उसी पे फोकस करना चाहिए, कि आप कुछ ज़्यादा नया चीज़ एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और दूसरा बात कि एक्यूरेसी स्पीड वगैरह जो भी होना हो वो तो मैक्सिमम आपका हो ही गया हो, क्योंकि अब 1 महीना का है टाइम, तो आप बहुत ज़्यादा उसमें भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो मेनली आपको एक कॉन्फिडेंट रहना है, ये नहीं सोचना है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, मेरा एग्ज़ाम में होगा या नहीं होगा, ये सोचना थोड़ा सा कम करें। और एग्ज़ाम जब देते रहते हैं कोई भी टेस्ट, तो हमको पता चलता है, लगता है कि ये पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो इसमें हो सकता है कि मार्क्स मेरा कम आए, कि आसान रहता है तो लगता है कि मेरा मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो ये स्पेकुलेशन अपने आप हो जाती है, लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए हो सकता है कि कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था कि मैंने जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें लगा था कि मेरा एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में था नहीं डिफ़िकल्ट। तो ये आप हो सकता है कि आप जो स्पेकुलेट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।
तो इसलिए ये सारा स्पेकुलेशन नहीं करना है और आपको फुल माइंड से सिर्फ और एग्ज़ाम देना है, जो कि ताकि आपका बेस्ट हो सके। आपको ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करना है। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं।